दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। शनिवार का दिन है और शनिवार की शाम हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। तो आइए कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं और आज फिर से दो चयनित किताबों के साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। तो आइए, आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं और आज भी हमारे साथ सर बात करेंगे दो चयनित किताबों पर। और आज की जो दोनों ही किताबें हैं वो किताबें हैं आलोचना पर। किताब ऐसी जिस पर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, आलोचना की दृष्टि से देखा जाए, अन्य की दृष्टि से देखा जाए, बड़ी महनीय किताब है। आज आदरणीय सर ने जो किताब चुनी है, पहली किताब है मैनेजर पांडे एक शिनाख्त, जिसका संचयन एवं संपादन है अर्चना त्रिपाठी, मिथिलेश कुमार शुक्ल और परिकल्पना है जितेंद्र पात्रो जी की। और दूसरी किताब है रेणु का जनपद, संपादक हैं इसके गजेंद्र पाठक जी। दोनों ही आलोचना की किताबें हैं और सही रूप में देखें तो ये दोनों किताबें जितेंद्र जी की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के परिदृश्य में बहुत जरूरी है कि आलोचना की किताबों को सम्मुख लाया जाए। तो मैनेजर पांडे जी से हम लोग पहली किताब से शुरुआत करेंगे सर। मैनेजर पांडे जी का जो साहित्य है वो बड़ा ही विस्तार है। मैनेजर पांडे हिंदी के यशस्वी मार्क्सवादी आलोचक हैं। उनकी आलोचना में साहित्य और जीवन के जुड़ने की संवेदनशीलता और आत्मीयता दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि पुस्तक पर जाएं, मैं दर्शकों की तरफ से, अन्य की तरफ से ये सवाल रखना चाहूंगा कि आज की तारीख में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव एक बड़ा नाम है आलोचक की दृष्टि से। आलोचकों में आप शीर्ष पर आते हैं। लेकिन आपकी नजर में वर्तमान में आलोचना पर जो काम हो रहा है, आलोचना पर जो किताबें आ रही हैं, आज की तारीख में आप आलोचना को या आलोचना पर हुए काम को किस तरह से देखते हैं, या आज की दो किताबें जिन्हें आपने चुना है उनकी भूमिका आज के आलोचना पर किस प्रकार दिखाई देती है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है रवि जी। और मैं बराबर ये मानता हूं कि आलोचना जो है वह एक ऐसी पाठशाला है जहां हम्म। पर धीरे धीरे कोई अपनी विद्वत्ता को अर्जित करता है। हम्म। वे लोग जो सीधे ऐसी चीजों में आते हैं और शामिल होते हैं, और सोचते हैं कि वो भारी विद्वान हो गए हैं और कुछ महान कार्य कर देंगे। हम्म। बेसिकली आलोचना का क्षेत्र उनके लिए नहीं है। हम्म। आलोचना का क्षेत्र तो धीरे धीरे, मतलब ठीक है कि पढ़े लिखे लोग ही आलोचना के क्षेत्र में आ सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक अतिरिक्त सजगता और बौद्धिकता की मांग करती है आलोचना। हम्म। और एक और बात देखिए, कविता की, कहानी की, उपन्यास की या साहित्य की जो भी सर्जनात्मक विधाएं हैं उनका अपना महत्व है। लेकिन हम्म। आलोचना के होने से बहुत फर्क पड़ता है। आलोचना के होने से एक ऐसा परिसर तैयार होता है जहां पर आप ये रेखांकित कर पाते हैं कि किस तरह का साहित्य हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए या पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। वो आलोचना ही रेखांकित करती है। हम्म। वो कोई और नहीं रेखांकित कर सकता है। और आलोचना का परिदृश्य अगर हिंदी के संदर्भ में भी देखें तो बहुत भरा पूरा है। एक तरफ हम्म। आज हम लोग प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। उन पर केंद्रित जो किताब है मैनेजर पांडे एक शिनाख्त पर हम्म। चर्चा करेंगे। वो शिखर आलोचक हैं हिंदी के। हम्म। और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका विद्यार्थी रहा हूं। मुझे उनकी छांव में बैठने का अवसर मिला, उनकी छांव में सीखने का अवसर मिला। और आज यदि कुछ कर पा रहा हूं तो इसमें प्रोफेसर मैनेजर पांडे जैसे आकाश धर्मा गुरु का बड़ा योगदान है। तो हम्म। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने सिर्फ आलोचना लिखी नहीं, हम जैसे हम्म। कुछ लोगों को भी तैयार किया है, दर्जनों लोगों को तैयार किया है जो आज साहित्य के क्षेत्र में अपने ढंग से काम कर रहे हैं।
हम लोगों के काम का मूल्यांकन समय के साथ जो होगा वो होगा। लेकिन प्रोफेसर पांडे की उपस्थिति हम सबके लिए बहुत आश्वस्तिकारी है। उनका होना भरोसे का होना है, विश्वास का होना है। उनके पूरे लेखन में आपको कहीं भी हुँ, यह नहीं दिखाई देगा कि उन्होंने आलोचना को किसी संबंध विकास के लिए इस्तेमाल किया हो। वो हुँ, इस हुँ, मामले में थोड़े कठोर व्यक्ति रहे हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा कहा, जो उन्हें हुँ, ठीक नहीं लगा उसको नहीं कहा, लेकिन तर्क के साथ कहा, किसी पूर्वाग्रह के तहत नहीं कहा कि हम फला को नहीं पसंद करते हैं इसलिए उनकी रचना को भी पसंद नहीं करेंगे। ये बात नहीं है। यदि उन्होंने किसी रचना की आलोचना की तो उसके सुनिश्चित तर्क उनके पास रहे हैं। यानी हुँ, कि जो बहुत राग और द्वेष से केंद्रित एक पर्यावरण है साहित्य का, प्रोफेसर हुँ, मैनेजर पांडे की आलोचना उसका प्रत्याख्यान करती है। वो राग और द्वेष की आलोचना नहीं, सचमुच साहित्य, समाज और संस्कृति के लिए क्या जरूरी है उसको रेखांकित करने वाले आलोचक रहे हैं। और बहुत विस्तार है उनका, भक्ति काल से लेकर हमारे अपने समय के साहित्य तक, आज के साहित्य तक उनका विस्तार है। मतलब और आप देखें कि जब भक्ति काल पर भी उन्होंने लिखा तो बिल्कुल अलहदा लिखा, बहुत अलग लिखा, जुदा लिखा उन्होंने अन्य लोगों से। ऐसा नहीं कि जो लीक चल रही थी उसी को पकड़ लिया हो उन्होंने। जब वो सैद्धांतिक कार्यों की ओर बढ़े तो उधर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। साहित्य के समाजशास्त्र को लेकर काम किया उन्होंने, इतिहास दृष्टि को लेकर बहुत काम किया उन्होंने। इस तरह के काम हिंदी में अक्सर ये देखा गया है कि आलोचक जो है आते हैं और वो हुँ, व्यवहारिक व्यवहारिक आलोचना में अधिक रम जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है व्यवहारिक आलोचना, मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। लेकिन जरूरत इसकी भी है कि कुछ सैद्धांतिक काम भी किए जाएं। तो प्रोफेसर मैनेजर पांडे हिंदी के मतलब दुर्लभ किस्म के आलोचक हैं जिनके वहाँ सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का बहुत लोकप्रिय शब्दावली में कहूँ तो मणिकांचन संयोग है। बहुत लोकप्रिय शब्दावली जो है हुँ, मतलब अद्भुत है। उनके वहाँ दोनों का सम्मान है, सैद्धांतिकी का भी और व्यवहारिक आलोचना का भी। तो ये पांडे जी का बड़ा योगदान है। और प्रखर तो वो सदा से रहे हैं, तीखे रहे हैं। आलोचक तो तीखा ही होता है, हुँ, आलोचक तो तीखा ही होता है। हाँ? देखिए हरि क्या है कि मतलब आलोचक अगर मीठा हो जाएगा तो बात बिल्कुल। बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं। तो आलोचना जरूरत है, साहित्य की भी, समाज की भी, संस्कृति हुँ, की भी, एक तरह से पूरी मनुष्य जाति की जरूरत है आलोचना। हुँ। मनुष्य जाति की ज़रूरत है आलोचना, ऐसा मानना है प्रोफ़ेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का। प्रोफ़ेसर जितेंद्र जी जो प्रत्येक शनिवार को हमारे साथ जुड़ते हैं और बात करते हैं टीएनबी किताब शनिवार की, जिसके अंतर्गत सर 2 किताबों का चयन करते हैं और आज की पहली किताब जिससे उन्होंने शुरुआत की, मैनेजर पांडे पर। मैनेजर पांडे जी के बारे में सर गद्यकोश के हवाले से मैं पढ़ रहा था इस कार्यक्रम से पहले, तो 2 चीज़ें जो आपने अभी कही, वही चीज़ कि स्वयं पांडे जी का मानना है कि आलोचना समाज के बीच अंतः संबंधों का माध्यम होकर ही सामाजिक बदलाव का साधन हो सकती है। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, मैं चाहूंगा कि यदि देखने वालों के जहन में कोई प्रश्न आता है तो वे भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, हम सर से उसका उत्तर लेंगे। सर, पहला प्रश्न ये है कि आपने ये तो बता दिया कि मैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे किस प्रकार के आलोचक हैं, कितना ऊंचा कद है उनका। एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में उनके योगदान को बतौर आलोचक आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक आलोचक की आलोचक द्वारा आलोचना होना ये एक बहुत बड़ी बात है सर। मैंने कुछ बातें अभी कही भी, मैं उसको जोड़ते हुए कहूँ कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समय में, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समय में। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे साहित्य को अ, सिर्फ आस्वाद की चीज नहीं मानते हैं, सिर्फ हम्म।
मतलब इसके लिए कला कला के लिए जो एक बहुत चर्चित मुहावरा है, वो उस चीज को नहीं मानते। उनका मानना है कि साहित्य जो है वो समाज का उत्पाद है। वो साहित्य जो है वो समाज से निकलता है, इसलिए दोनों के बीच अविभाज्य संबंध है और दोनों को अलगा नहीं सकते, दोनों को अलगा कर नहीं देख सकते। इस दृष्टि से काम करने वाले आलोचक हैं। दूसरी बात कि आपने जो आरंभ में कहा, मार्क्सवादी आलोचक हैं, लेकिन लकीर के फकीर नहीं है वो। अपनी हम्म। आलोचना में प्रोफेसर मैनेजर पांडे एक तरह से कह लें कि अ, किसी विचार के घोषणा पत्र को शामिल नहीं करते हैं। वहां से हम्म। ऊर्जा लिया उन्होंने, वहां से बहुत सारी चीजें ली, लेकिन भारतीय जनजीवन को गहराई से समझने वाले व्यक्ति हैं वो। इसी कारण जब आप वो सूरदास पर लिख रहे हों, वो हम्म। जायसी पर लिख रहे हों, वो प्रेमचंद पर लिख रहे हों, वो नागार्जुन पर लिख रहे हों, या वो एकदम आज के किसी कवि पर लिख रहे हों, ओम प्रकाश वाल्मीकि पर लिख रहे हों, आप देखेंगे कि कहीं भी वो बहुत उस ढंग के आलोचक नहीं है जिसके लिए कह सकते हैं कि कुछ आलोचक होते हैं जो मजिस्ट्रेट की तरह का आचरण करते हैं। हाँ, मैनेजर पांडे मजिस्ट्रेट की तरह का आचरण नहीं करते हैं। वो हम्म। बहुत गहरी सहृदयता के साथ वहां जाते हैं और जो हम्म। कुछ भी रेखांकित करने लायक है उसे रेखांकित करते हैं। ये बड़ी भूमिका होती है आलोचक की। तो ये एक मतलब उनकी उपस्थिति का एक अर्थ है कि वो सच को सच कहने का अ, हुनर भी जानते हैं और साहस भी है उनके पास। हम्म। नीरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं, वो प्रोफेसर मैनेजर पांडे के पास सदा से रहा है, सदा से रहा है। और क्रमशः उन्होंने अपनी भाषा को जन भाषा की ओर मतलब एक तरह से कहेंगे कि बढ़ाया है। आरंभिक हम्म। भाषा, उनकी आरंभिक भाषा में थोड़ी जटिलता थी, अधिक अकादमिक दबाव था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने साधारण भाषा में संश्लिष्ट स्थापनाओं को रखने का काम किया, सामने लेकर के आए। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है हिंदी आलोचना की, जो प्रोफेसर मैनेजर पांडे द्वारा उसे मिली है। और जैसा एक शिक्षक के रूप में भी प्रोफेसर मैनेजर पांडे की भूमिका को मैं कहूँ तो अपने लगभग 4 दशक के से अधिक के शिक्षण काल में, शैक्षिक जीवन में, प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने अपने विद्यार्थियों को सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया, अपने हम्म। विद्यार्थियों को एक तरह से साहित्य का संस्कार दिया उन्होंने। आलोचनात्मक विवेक दिया उन्होंने। वे उन शिक्षकों में हम्म। रहे जिन्होंने अपने गुरु के स्थापनाओं को भी काटने का साहस दिया अपने विद्यार्थियों को, कि अगर गुरु की कोई स्थापना है और तुम उससे असहमत हो और तुम्हारे पास तर्क है, तो तुम उसको काटो। यह एक लोकतांत्रिक आचरण जो उनकी अपनी आलोचना में भी है, वो उनके एक अध्यापकीय जीवन में भी रहा है। तो कई कारणों से प्रोफेसर मैनेजर पांडे की जो उपस्थिति है, उसे मैं हम्म। महत्वपूर्ण मानता हूँ, महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी। प्रोफेसर जितेंद्र जी का मानना है कि कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण हिंदी साहित्य में कहें प्रोफेसर मैनेजर पांडे की उपस्थिति अतुलनीय है। सर, आपने जिस पुस्तक का चयन किया है, मैनेजर पांडे एक शिनाख्त, इस पुस्तक को लेकर यह पुस्तक उनके योगदान को किस हद तक रेखांकित कर पाती है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, एक महत्वपूर्ण किताब है रवि जी। महत्वपूर्ण इस हम्म। अर्थ में है, एक तो बड़ी अच्छी चीज ये है कि इस प्रकाशन ने, जो प्रलेख प्रकाशन है, इसने हम्म। इस मतलब एक योजना के तहत इस तरह की किताबें प्रकाशित करनी शुरू की हैं, जिसमें हम्म। हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों, कथाकारों, आलोचकों को केंद्र में रख करके किताबें वो लोग प्रकाशित कर रहे हैं। यह किताब जो अर्चना त्रिपाठी और मिथिलेश कुमार शुक्ल ने संपादित की है, बहुत हम्म। कहेंगे कि दृष्टि संपन्न पुस्तक है। इसमें एक दृष्टि संपन्नता दिखाई देती है और इसमें वरिष्ठ आलोचकों से लेकर युवा आलोचकों तक के आलेख लिए गए हैं।
उसमें शामिल किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण हम्म। चीज है इसमें, विजय बहादुर सिंह का आलेख है, वैचारिक प्रखरता का प्रतीक। और ये सही है, मैं जैसा निवेदन कर रहा था अपनी बातचीत में, सचमुच प्रोफेसर मैनेजर पांडे हिंदी में अपनी वैचारिक प्रखरता के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीजों पर लिखा जिस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। जैसे वज्रसूची पर उन्होंने लेख लिखा, उस ओर किसी का ध्यान कभी नहीं जाता था। वो इस तरह के दुर्लभ कार्य उन्होंने किए। हिंदी में दलित साहित्य को रेखांकित हम्म। करने वाले मुख्य धारा के महत्वपूर्ण आलोचकों में वो अग्रणी रहे हैं। हम्म। 90 के आसपास जब हिंदी में जो लोग अपने को मुख्य धारा में मानते थे और वहाँ उनका योगदान था, वे लोग दलित साहित्य को उस तरह नहीं देख पा रहे थे। या तो राजेंद्र यादव हंस पत्रिका में देख रहे थे, या तो मैनेजर पांडे आलोचना में देख रहे थे। तो एक हम्म। नई आहट को देखा उन्होंने। इसी तरह स्त्री विमर्श को भी सबसे आरंभिक तौर पर जिन आलोचकों ने रेखांकित किया और माना कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे उनमें से एक हैं। तो उनकी जो वैचारिक प्रखरता, जैसे मैं कह रहा था ना, लकीर के फकीर नहीं रहे हैं वो जी। भारतीय संदर्भों को समझते रहे हैं। वो हिंदी के पहले एक तरह से कह सकते हैं मतलब बड़े आलोचकों में से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हम्म। यह माना कि सिर्फ वर्ग दृष्टि से भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता है। यहाँ पर जाति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और वो हजारों साल का इतिहास रहा है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, उसको आप उसकी संश्लिष्टता को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक तरह से भारतीय समाज को ठीक ठीक व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे, और उसकी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। और साहित्य के संदर्भ में भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना उन्होंने। ये अकारण नहीं है कि आप देखें हम्म। कि एक तरफ सूरदास सूरदास उनके प्रिय हैं, दूसरी हम्म। तरफ प्रेमचंद उनके प्रिय हैं, फिर नागार्जुन उनके प्रिय हैं। आप हम्म। आप ये देखें, कबीर भी उनको प्रिय हैं, कबीर भी उनको प्रिय हैं। तो आप ये जो उनका मतलब उनका जो चयन है, या उनकी आत्मा के करीब के जो सर्जक रहे हैं, अ, जायसी को भी वो पसंद करते हैं। लेकिन सूरदास पर तो उन्होंने बहुत बृहद पुस्तक लिखी, और नई दृष्टि से भक्ति आंदोलन और हम्म। सूरदास जो उनकी किताब है, वो हम्म। बहुत महत्वपूर्ण किताब है ना। उसमें वो भक्ति आंदोलन पर कई ढंग से विचार करते हैं। जायसी पर भी विचार करते हैं, अन्य कवियों पर भी विचार करते हैं वो, कबीर पर भी विचार करते हैं वो। मैंने कहा प्रेमचंद तो उनकी आत्मा के बेहद करीब रहे हैं। नागार्जुन से उनका निजी संबंध भी रहा है। नागार्जुन पांडे जी के वहां आते थे, रुकते थे, और गहरा मतलब एक तरह से राग रहा वैयक्तिक स्तर पर भी और साहित्यिक स्तर पर भी। तो पांडे जी के वहां ये चीजें रही हैं। उन चीजों पर उन्होंने लिखा जिस ओर हिंदी के आलोचकों की दृष्टि नहीं जाती थी, या जिसे वो महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। आज सब हम्म। लोग उसको महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। तो महाश्वेता देवी का लेख है इस किताब में, जो कि आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य का एक बड़ा चेहरा रही हैं, बांग्ला में जी। लिखने वाली बड़ी भारतीय रचनाकार। तो आलोचना का सामाजिक चेहरा एक बड़ी बात है। जो अन्य मतलब हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक हैं, परमानंद श्रीवास्तव जी, ब्रजनंदन किशोर जी, अवधेश प्रधान जी, अ, इन लोगों के आलेख हैं। अ, थोड़े युवा की तरफ आए तो सियाराम शर्मा हैं, गोपाल प्रधान हैं। इन लोगों का आलेख है। मेरा भी एक इसमें लंबा आलेख है इस पुस्तक में, हम्म। जो मुझे लगता है कि अ, अपर्याप्त है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे पर तो पूरी पूरी किताब लिखी जानी चाहिए उनके योगदान को बिल्कुल। रेखांकित करने के लिए। बली सिंह का लेख है, तमाम लोगों का लेख है इसमें। जो मैंने कहा ना कि यानी कि वरिष्ठतम से लेकर युवतम तक जो आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं, उनके प्रतिनिधि लोगों के आलेख इसमें संकलित हैं, जो मैनेजर पांडे के अवदान को रेखांकित करते हैं। और पांडे जी की अपनी कुछ महत्वपूर्ण निबंध इसमें हैं। मैं आपको बताऊं हम्म। कि महादेवी वर्मा की जो किताब श्रृंखला की कड़ियां है, जो हम्म। हिंदी हिंदी में स्त्री विमर्श की एक मानक किताब है, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी। सिमोन द बुआ की किताब मूल फ्रेंच में 1949 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन वो हम्म। फ्रेंच में थी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर पूरी दुनिया में चली गई। महादेवी जी की किताब पर हिंदी में ही ठीक से चर्चा नहीं हो पाई, जबकि वो बड़ी कवित्री थी हमारे समय की, बड़ी हम्म। रचनाकार थी। 80 के दशक के बाद
जा करके लोगों का ध्यान उस किताब की ओर गया और बात हुई। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है पांडे जी का, जो मैं कह रहा था कि वज्र सूची पर उन्होंने लिखा है। और भी सुब्रमण्यम भारती, जो कि हम सब जानते हैं, तमिल भाषा के कवि रहे, उन पर उन्होंने लिखा है। पहली जो हम्म। मुक्त छंद की पहली कविता और उसके कवि को लेकर के एक लेख उन्होंने लिखा है। कई ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जिनके बारे में हिंदी के लोग या तो अब जानते ही नहीं है, या हम्म। मतलब लगभग भूल चुके। तो मुझे लगता है कि यह जो किताब है वो मैनेजर हम्म। पांडे के अवदान को सुसंगत ढंग से रेखांकित करती है। और यह भी मेरा मानना है कि इस तरह की कई किताबों की जरूरत है जो मैनेजर पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व को हम्म। रेखांकित करें। बात तभी बनेगी, बात तभी बनेगी। मैनेजर पांडे के लेखन ने और उनके हम्म। शिक्षक ने, उनके हम्म। दोनों मत यानी कि लेखक रूप ने भी, उनके आलोचक रूप ने भी और उनके शिक्षक रूप ने भी बरसों बरस पीढ़ियों को एक तरह से सुशिक्षित किया है, दीक्षित किया है, और उनकी किताबें करती रहेंगी सदियों तक दीक्षित। तो बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यानी मैनेजर पांडे एक शिनाख्त, एक ऐसी किताब है जिसमें प्रोफेसर जितेंद्र जी का मानना है कि ऐसी किताबों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पांडे जी का आलोचनात्मक साहित्य हिंदी में सृजनात्मक आलोचना का जीवन प्रमाण है। पांडे जी को उनकी विशिष्ट आलोचनात्मक उपलब्धियों के लिए, सिर्फ देखने वालों की एक सामान्य जानकारी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय आलोचना पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। और सही रूप में देखें तो आलोचनात्मक लेखन के क्रम में कई सैद्धांतिक स्थापनाएं भी वे प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण मेरा ये प्रश्न भी सर आपके साथ आपके सम्मुख है कि पांडे जी की ऐसी कौन सी कृति है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जो आपके दिल के बेहद करीब है? क्योंकि एक आलोचक को बतौर आलोचक पसंद करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ऐसा हाँ, देखा गया है कि एक आलोचक को पसंद करे। तो उनकी ऐसी कौन सी कृति है जो आपके दिल के बेहद करीब है? दो किताबें मैं कहूंगा। एक तो जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, भक्ति हुँ। आंदोलन और सूरदास, जो उनकी किताब है वो। और दूसरी जो किताब है, साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और ये दो किताबें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं, और किताबें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं जब ये कह रहा हूं तो उनका उनको कम तक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो दो किताबें हैं, साहित्य और इतिहास दृष्टि और भक्ति आंदोलन और सूरदास, ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। और मुझे लगता है कि साहित्य के हर विद्यार्थी की रैक में ये दो किताबें जरूर होनी चाहिए। ये उनके लिए अनिवार्य पुस्तक हैं, जरूर रखनी चाहिए साहित्य के विद्यार्थियों को अपने पास। आज की हमारी दूसरी पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी दूसरी पुस्तक जो है वो भी आदरणीय सर ने जिस तरह से मैनेजर पांडे एक शिनाख्त के बारे में बताया, हमारी दूसरी पुस्तक है रेणु का जनपद। संपादक हैं गजेंद्र पाठक जी। रेणु के बारे में कौन नहीं जानता? भाषा का विद्यार्थी यदि कोई है तो वो यकीनन जानता है कि वे हिंदी के पहले कहानीकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रवेश का चित्र खींचते हैं। बिना किसी ज्यादा भूमिका के मैं सर आपके पास रेणु का जनपद इस शीर्षक को आप किस तरह देखते हैं? बड़ा आसान, बस आकर्षक शीर्षक है, बड़ा जी जी आकर्षक है। जी जी। जनपद की भी बात हो रही है और रेणु की भी बात हो रही है। तो नहीं, जी सर। मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा ये। हम लोग साहित्य में अक्सर हम्म। ये कहते रहे हैं, उस जनपद का कवि हूँ। बहुत पुराना एक मामला, एक कविता का मामला है, त्रिलोचन शास्त्री के संदर्भ में आता था। जब हम लोग जनपद कह रहे हैं तो दरअसल इसको इस रूप में देखना चाहिए कि यह यह उस दृष्टि का द्योतक है जहां पर अ, लोकेल की तलाश की जाती है, स्थानीयता की तलाश की जाती है, और इसके साथ ही
जब लोकेल की बात होती है, स्थानीयता की बात होती है, तो उसमें वैश्विकता का भी निवेश होता है, वैश्विकता भी समाहित होती है। तो यह देखना कि रेणुका जनपद क्या है। दरअसल रेणु को कई बार क्या है कि लोगों ने ये माना कि ये जो उनकी स्थानीयता थी और तमाम चीजें थी उसके लिए एक आंचलिक का मामला। यह हम्म, किताब यह सिद्ध करती है कि रेणुका जनपद पूरा भारत है। रेणुका हम्म, जनपद जो है वो सिर्फ पूर्णिया नहीं है, या बिहार नहीं है। रेणुका जनपद जो है वो पूरा भारत है। यह कम से कम हिंदी प्रदेश तो है ही, जो जिसको हिंदी प्रदेश कहते हैं, वह तो है ही है। तो मुझे बहुत मानीखेज, बहुत अर्थपूर्ण लगा यह नाम। एक हिंदी के और आलोचक हैं जिनका इसमें लेख भी है, मृत्युंजय पांडे। उनकी किताब का नाम है रेणुका भारत। हाँ, मुझे अच्छा लगा था, वो भी नाम बहुत अच्छा लगा था। और ये रेणुका जनपद भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह जनपद अ, जनपद के बहुत परिभाषित अर्थ में नहीं है। यह उसका विस्तार करता है। यह पूरा महादेश एक तरह से रेणुका जनपद है। और गजेंद्र पाठक ने यह नाम रख के बहुत अच्छा काम किया है। गजेंद्र पाठक जी हमारे समय के एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं। कम लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं, सुलझा हुआ लिखते हैं, और गंभीर अध्येता हैं। वो प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैदराबाद में है, उसके हम्म, हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष हैं। और यह किताब मूल रूप से उन्होंने रेणु पर केंद्रित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी। उस संगोष्ठी में दिए गए व्याख्यानों और पढ़े गए आलेखों का संग्रह है ये, आलेखों का हम्म, संग्रह है। तो और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इसमें कौन कौन लोग हैं, तो हम्म, आप इतने से ही समझेंगे कि इसमें हमारे इस समय जो राज्यसभा है उसके उपसभापति हरिवंश जी हैं, जो रेणु क्या की बात। विचारधारा रेणु की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। एक मामला, रेणु समाजवादी थे मूल रूप से, जो लोहिया का सोशलिज्म है उस हम्म, वो उनकी आत्मा के करीब था। वो वैचारिक रूप से वही थे। हालांकि उन्होंने उसकी भी आलोचना की है, उसकी कमियों की भी आलोचना की है। एक लेखक जो खुली आंखों से और विकसित मस्तिष्क से चीजों को देखता है, वो अ, अंधविश्वास में नहीं जाता है। तो कमियां जहां दिखी प्रैक्टिस की, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। मार्क्सवाद की कमियों को भी रेखांकित किया है। कहानी ही लिखी है उन्होंने उस विषय पर। तो हरिवंश जी इसमें हैं। इसमें इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का भी एक वक्तव्य है, क्योंकि संगोष्ठी में वो भी थे। इसमें प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी का लेख है, जो कि रेणु के मर्मज्ञ लोगों में से एक हैं। कम लिखा है उन्होंने, लेकिन जब भी रेणु पर वो बात करते हैं तो सुनने लायक बात होती है, वो पढ़ने लायक बात होती है। तो उसमें उनका मामला है। गोपेश्वर सिंह भी हैं, जो रेणु की विचारधारा, यानी कि जो सोशलिज्म की विचारधारा है उसके साथ रहे हैं। महत्वपूर्ण आलोचक हैं हमारे समय के। रविभूषण जी हैं, जो मार्क्सवादी आलोचक हैं। उनका भी इसमें मामला है। आनंद कुमार जी हैं इसमें, जो समाजवादी रहे और समाजशास्त्र के बड़े प्रोफेसर रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तमाम युवा तो मतलब बड़ी संख्या में हैं। एक बड़ी चीज ये है कि इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों के लोग हैं। क्योंकि दक्षिण के एक विश्वविद्यालय में ये आयोजन हुआ, और बहुत गहराई में जाकर के लोगों ने अपनी बातें की हैं, रस्म अदायगी के साथ। यहाँ इसमें कोई वक्तव्य ऐसा नहीं है जिसे माना जाए कि वो बहुत रस्म अदायगी के साथ किया गया है। पल्लव हैं, रविकांत हैं, धनंजय सिंह हैं, कृष्ण कुमार सिंह हैं, मृत्युंजय पांडे हैं, प्रेम कुमार मणि, जो कि हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं और समाजवादी हैं। तो ये सब लोग इसमें हैं। तो मेरे मतलब मुझे लगा कि ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि इस किताब में जो अंतर्निहित सामग्री है, वह भी इस नाम को सार्थक बनाती है। बिल्कुल। किताब के भीतर जो सामग्री है उससे उसकी उसके शीर्षक की सार्थकता निकल कर आती है। यदि रेणु के साहित्य को देखा जाए तो ग्रामीण जीवन की भाषा है, रीति रिवाज हैं, पर्व त्योहार है, जीवन के अलग अलग अनुभव हैं और उन्हें वे नए शिल्प में गढ़ने का काम करते हैं। तो
इस पर से सर एक मेरे मन में भी आता है, अन्य के मन में भी आता होगा। लेकिन आप एक आलोचक हैं। रेणु के साहित्य को, रेणु के साहित्य के विभिन्न आयामों को, उनके विभिन्न प्रकारों को आप किस तरह से देखते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मैं किसी के ज़हन में ये सवाल आता है। मैं पहले भी एकाधिक बार ये निवेदन कर चुका हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि आजाद भारत में, यानी कि हुँ, भारत जब आजाद हुआ, तो उस जी। आजादी का म, मतलब एक ठीक ठीक मूल्यांकन करने वाला जो लेखन सामने आया, उसमें रेणु का लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। रेणु ने उस स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का आधार वंचित जनता को बनाया, उन लोगों को बनाया जो कहीं रेस में पीछे छूटे हुए लोग थे। तो एक महत्वपूर्ण चीज तो मुझे ये लगती है, रेणु को इस नाते मैं मानता हूँ। एक चीज और मैं मानता हूँ कि रेणु के पूरे लेखन में एक किसान चित्त है, किसान चित्त बराबर काम करता है उनके वहां। वो कभी उसको छोड़ते नहीं है, लगातार उनके वहां वो चीज बनी रहती है। अ, जो पिछड़ी जातियां हैं आज, जो कि राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, रेणु हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने इनकी वास्तविक ताकत की पहचान की थी। हाँ, बाकायदा यादव समुदाय को रेखांकित करते हुए उन्होंने ये लगभग संकेत दिया था कि आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण राजनीतिक अ, हैसियत रखने वाले लोग होंगे। एक दूरदृष्टा जिसको कहते हैं रचनाकार होना, वो रेणु के पास है। और यह संयम भी कि जो सत्य है उसको कहना है, कहीं कोई पर्दा नहीं डालना है। हुँ, अ, वो और स्त्री के दुख को भी जिस ढंग से रेणु लेकर आते हैं, वो देखने लायक है, पढ़ने लायक है। आदिवासी चेतना के उभार को रेखांकित करते हैं रेणु अपने लेखन में। और लोक तो क्या कहिए, आप तीसरी कसम पढ़िए या कोई भी उनकी कहानी पढ़िए, पंचलेख पढ़िए, लोक जिस ढंग से रेणु के वहां आता है, वह हिंदी में तो शायद किसी के पास नहीं है। वह जादुई असर लोक का रेणु के अलावा किसी और के पास नहीं है। तो वो तो मतलब रेणु को पढ़िए, और अगर आप सचमुच साहित्य समझते हैं तो आप उनके अनन्य प्रशंसक हो जाएंगे, उनके रसिया हो जाएंगे वाला मामला है कि आप लट्टू हो जाएंगे, बहुत साधारण भाषा में कहूँ तो रेणु हर तरह से महत्वपूर्ण है, राजनीतिक कारणों से। हुँ, साहित्यिक कारण तो है ही कि हिंदी जी। में प्रेम प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास को सचमुच, या हिंदी कहानी को सचमुच जिन लोगों ने अग्रगामी बनाया, हुँ, सचमुच उसे भारत की जो बड़ी जनसंख्या है उसके साथ जोड़ करके रखा। तो रेणुका की बड़ी भूमिका है इसको मतलब पहचानने में और इसको देखने में। तो ये एक मतलब बड़ा मामला है। तो राजनीतिक कारणों से भी, सामाजिक कारणों से भी, जैसा मैं कह रहा था कि जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको बहुत मजबूती के साथ रेखांकित किया, बिना कोई पर्दा डाले रेणु ने किया। सांस्कृतिक पहचान भी वो करते हैं हमारी, हर तरह की चीजें लेकर के आते हैं। और जातियों का जो पूरा मामला है भारत के बीच, भारतीय समाज में, उसकी पहचान भी रेणु करते हैं बहुत सूक्ष्म ढंग से। तो साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक हर दृष्टि से रेणु प्रेमचंद के बाद हिंदी के सबसे अनिवार्य लेखक के रूप में सामने आते हैं। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए तो वो। और गजेंद्र जी की ये बिल्कुल। किताब उसको रेखांकित करती है, संपादित किताब ये। क्या बात है। सर जैसा आपने आखिरी लाइन कही, मैं इसी से आखिरी प्रश्न भी लूँगा कि प्रोफ़ेसर गजेंद्र पाठक जी की ये जो किताब है, संपादित पुस्तक है, रेणु के मूल्यांकन में आप इसे कितने अंक देंगे? क्या योगदान मानते हैं? किस रूप में देखते हैं? पुस्तक आपके हाथ में देखिए, है, आपने पढ़ी है। रवि, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इसमें मतलब हमारे समय में जो लोग अभी हैं, यानी एक तरफ हरिवंश जी जैसे पत्रकार और राजनीतिक हैं, उनका वक्तव्य है, दूसरी तरफ नित्यानंद तिवारी जी हैं, गोपेश्वर सिंह जी हैं, अ, वरिष्ठ जो हमारे आलोचक हैं वो लोग हैं, मृत्युंजय पांडे जैसे युवा आलोचक हैं।
तमाम लोग, यानी कि एक तरह से वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक आज की तारीख में रेणु के बारे में क्या सोच रहे हैं, रेणु की प्रासंगिकता के बारे में क्या सोच रहे हैं, रेणु हिंदी साहित्य और भारतीय समाज के लिए या भारतीय साहित्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको रेखांकित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक जरूरी किताब है और रेणु के मूल्यांकन में कुछ नया जोड़ने वाली किताब है। हम्म। जरूर पढ़ी जानी चाहिए यह किताब। मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण किताब है और अंक पास फेल तो कुछ होता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण किताब है रवि ये। प्रोफेसर जितेंद्र जी का मानना है कि बड़ी महत्वपूर्ण किताब है रेणु का जनपद, हर किसी को पढ़ना चाहिए। और यदि भाषा के विद्यार्थी हैं तो आज की दोनों ही किताबें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक मैनेजर पांडे एक शिनाख्त और दूसरी रेणु का जनपद। दोनों ही किताबों पर अपनी बात प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने रखी। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी से यदि इस संदर्भ में या इन किताबों से सब बीच में कुछ कॉल्स आई थी, फोन आते आ गए थे और वे अच्छा। चाह रहे थे कि अ, वे आपका नंबर लें, आपसे संपर्क करें, किताब कैसे उपलब्ध हो सकती है इसके लिए भी कुछ फोन देखिए, कॉल आ। एक एक तो मैंने बताया था कि वो प्रलेख प्रकाशन से है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी की पुस्तक है, अमेजन पर है। और ये दूसरी किताब है, अंतिका प्रकाशन से है, तो ये भी अमेजन पे मिल जाएगी। और दोनों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हम्म। कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए बिल्कुल ये। बिल्कुल। हाँ। तो सर ने यहाँ जानकारी दे दी है। यदि इस प्रकार से किसी को भी इस जो किताब पर आज चर्चा हुई है, यदि किताब प्राप्त करना हो तो आप संबंधित वेबसाइट्स पे जा करके या प्रकाशन से संपर्क करके किताबें प्राप्त कर सकते हैं। तो रेणु और मैनेजर पांडे, ये दो महान शख्सियतों के बारे में, साहित्यकारों पर आज हमारी चर्चा हुई। और हमारे साथ टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल रहे प्रोफेसर जितेंद्र जी। आदरणीय सर, जिस तरह से आप शनिवार के दिन समय निकालते हैं और विशेष रूप से आप किताब पर चर्चा करते हैं, ये भी मुझे किसी एक दर्शक ने ही कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मुझे कहना चाहिए लेकिन चूंकि कार्यक्रम हमारा अपना है तो कहना उचित नहीं। लेकिन कि सर कितना समय देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद आकर बातचीत करते हैं, और इतने व्यस्त व्यक्ति का इस तरह से उपलब्ध होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी दर्शक के शब्द थे, फोन पर उन्होंने ये चीज कही है। तो मैं आज कार्यक्रम के बीच दरअसल इसे रखना चाहता था कि आदरणीय सर जिस तरह से हमारे लिए उपलब्ध हैं, आपके लिए उपलब्ध हैं और साहित्य के साथ अन्य को जोड़ना चाहते हैं, बहुत कम व्यक्तियों में ऐसा देखा जाता है आज की तारीख में। आपका नाम देश के प्रसिद्ध कवि और आलोचकों में शुमार है, बावजूद उसके जिस सरलता और सुगमता के साथ आप हमारे लिए भी और अन्य के लिए उपलब्ध होते हैं, वह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। और फिर ठीक दो एक हफ्ते बाद फिर मुलाकात होगी और बात करेंगे किन्हीं चयनित दो किताबों पर, जिसका चयन भी करेंगे सर और बातचीत भी करेंगे सर। यदि तब तक आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगले कार्यक्रम में उन सवालों का उत्तर सर की तरफ से लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक 9:30 बजे मुलाकात होगी और बात होगी आज इमरजेंसी पर कि संविधान के अंतर्गत इमरजेंसी क्या है, किस तरह से लागू होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।